के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अमेरिका का विजिट था उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं। और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। चाइना की तकरीबन कुछ 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंसी ख़त्म हो गई, जो हम मिलिटरली समझते थे कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। साथ ही डोमेस्टिकली हमारी मज़ीद वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो वो कॉलोनियल ट्रैप में है तारड़ साहब, कि IMF की जो टीम है उसने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है ज़मान पार्क में। ये पहली दफ़ा हुआ तारड़ साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं मिलता कि जो IMF की टीम है वो अपोजिशन के पास गई हो। और ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, ये और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, और ये जो इंटरनली हमें IMF की तरफ से टफ टाइम है। सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूँ इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया, भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youth living in India or either Indian diaspora living abroad. अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स देके खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दैट इज नंबर वन थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे, दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट। और उसी की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि अगर कल को ताइवान के अंदर अमेरिका जो है इंटरफेयर करता है, वहां पे जंग शुरू होती है, तो सेमी कंडक्टर का इशू बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो सारे का सारा वो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए। और उसके बाद आपने जिस तरह बात की है कि नेवल की, आप मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। दूसरी एक बात मैं जो है एक नया एंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ है, वो सारी अफ्रीका में, मेजॉरिटी उसमें अफ्रीका में। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पे चाइना को काउंटर किया जाए वहां, और दूसरा अफ्रीका के अंदर भारतीय असला भारत में मैन्युफैक्चर करके बेचा जाए। अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ असला बनेगा भारत में, बिकेगा जाके अफ्रीका में। इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा आगे था अफ्रीकन कंट्रीज में असला बेचने के लिए, लेकिन यूक्रेन की वार की वजह से वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका। और दूसरा उस वैक्यूम में हम सरप्राइज, मैंने शायद पहले भी आपको कहा था
कि भारतीय मिलिट्री अटैचेस अपनी अपनी एम्बेसियों में उनको बुला के ट्रेन किया गया है कि हाउ टू सेल द आर्मामेंट्स देयर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो चुका है, मैं समझता हूं कि अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया विल बी द, मैं पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से भारत ने बर्तानिया की इकॉनमी को सुपरसीड किया था, मैं समझता हूँ देयर इज नो डाउट इन द फ्यूचर कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर। अब मैं आप खासकर आप एक जो हमें आदतन हम मजबूर हैं, हालांकि उसका जरूरत नहीं है, वो बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत नीचे जा चुके हैं और हम मजीद नीचे जाते जा रहे हैं। एक खबर है मेरे उसमें मैंने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की है, आपने खासकर उसका जवाब देना चाहता हूं। जब आपने ये कहा था कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है एक यूरो एशियन, एक उसका नाम है अखबार का, उसने परसों चौथ एक खबर जो थी उसको पता नहीं अगर वो मुसद्दका है, अगर वो कंफर्म्ड है नहीं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के एंड तक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद कर दी हैं क्योंकि तेल की शॉर्टेज है, पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से। तो आप अब अगर इसका कंपैरिजन करना है तो ये कंपैरिजन देख लें आप कि आपके पास पेट्रोल मौजूद नहीं है, आपका एक टैंक सुना है वो 1 लीटर में 2 किलोमीटर करता है और आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। आज की आपकी सबसे बड़ी खबर क्या थी आपके अखबारात के अंदर कि आपकी आर्मी एग्रीकल्चर में जा रही है। ये आपके इस वक्त सारे मीडिया हाउसेस की आज की कवरेज है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 40,000 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जो है वो आर्मी को दी है, जिसको आपकी लाहौर पंजाब हाई कोर्ट ने उसको होल्ड किया है कि दिस डजंट कम इनटू द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट, और दूसरा दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मीज एक्सपर्टीज टू गेट इनटू एग्रीकल्चर, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब कंपैरिजन देखें कि हमारी पाक आर्मी की डायरेक्शंस क्या हैं, उनका चैलेंज है। मैं समझता हूं, मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाक आर्मी, मैं इसके हक में हूं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर सिविलियन गवर्नमेंट ये चीजें नहीं कर रही हैं तो इस पे कोई सॉलिड कदम लेना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं अपने रिजर्वेशन भी पेश करना चाहता हूं। जब मैंने ये खबर पढ़ी है तो थोड़ा जब उस पर रिसर्च किया है कि पाकिस्तान आर्मी के माजी के प्रोजेक्ट्स जो किए गए हैं सिविलियन लाइफ में, उनकी कामयाबी की रेशो क्या है। इसमें सबसे बड़ी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अयूब खान दौर को कहते हैं जी, बड़ा सुनहरी दौर था। उस दौर के अंदर एक एग्रीकल्चर के लिए, उसकी इरिगेशन के लिए डैम बनाने की एक बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती थी हमेशा, लेकिन ये यहाँ भूल जाते थे वो जो एग्रीकल्चर जमीन उन्होंने की थी वो किन को दी थी, अलाट किन को की थी, अपने अजीजों को की थी। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाती है अयूब खान साहब की, तो साथ उन्होंने अपने लड़के को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेकर आए थे और अपने एक रिश्तेदार को जो कि उनके लड़के का सुसर था, तो उसको उन्होंने आपने ऑटोमेक बिजनेस सारा बेच दिया था। तो ये अगर उस तरह के अगर माहौल क्रिएट करना है तो उसमें फिर नाकामी पहले दिन ही आ जाती है, लेकिन अगर वो करने वाला हो तो शायद पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त हालात यही हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और एक मनसूबा जिस तरह माजी में जिस तरह मनसूबे बनाए जाते हैं, इस वक्त भी सुना है कि एक 12 साल मनसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में 12 साल की का बात करते हैं आजकल तो 12 दिन की प्रेडिक्शन ही हो सकती पाकिस्तान में। अब मैं दूसरा जो हमने बात की थी, जो आपने बात की है IMF के हवाले से। अब IMF के हवाले से जब मैं देख रहा हूं कि हमारे क्या जरूरत पड़ी थी हमारे IMF के रिप्रेजेंटेटिव को जाके खान साहब को मिलने की, तो मैंने जब फौरन देखा है तो एक चीज फौरन मुझे मेरे जहन में आई है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को खान साहब ने 3.5 साल किस तरह सर्व किया। उन्होंने IMF को उन्होंने CPEC को बंद करके जिस तरीके से अमेरिका को सर्व किया है, मेरे ख्याल में किसी लीडर ने इस तरह सर्व नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका मिलना जरूरी था, और दूसरा जिस तरीके से हमारे इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा और बिलखसूस पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, पेट में दर्द है खास साहब की वजह से, उनके डॉलर काम कर रहे हैं, खलीलजादे तड़प रहे हैं, उनको परेशानी है बहुत ज्यादा, तो जाहिर है फिर IMF को भी होगी। और उसमें मेरे ख्याल में यही 2 रीजंस मेरे ध्यान में आई हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट पाकिस्तान में इस वक्त कौन करता है, तो वो इमरान खान करता है।
और अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है? BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको ब्लॉक किस तरह किया जाए, ये सबसे बड़ा इशू है कि चाइना के खिलाफ। और खान साहब के उसके बारे में एक प्रूवन ट्रैक रैकेट है, जिस तरीके से प्लेट में रख के उन्होंने बंद कर दिया था उसको। और मेरे समय उस तनाजर से देखा जाए तो IMF का बनता था वहां जाना, खान साहब से मिलना बनता था उनका। तो ये दो चीजें मैं उसको यही जेहन में थी। और दूसरा देखा जाए तो खान साहब ने 55 जलसे किए थे साइफर के ऊपर। जब उनका मैं अपने अमेरिकन दोस्तों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हम इलेक्शन में अपने लोगों को पॉलिटिकल स्लोगन्स की इजाजत देते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जिस तरीके से पहले टर्की के अंदर भी होता है, इस तरह जिस तरह जॉर्डन के अंदर भी होता है, जहां जहां अमेरिकन डॉलर्स के पैसे जाते हैं, इजिप्ट में भी जाते हैं, वहां हर मुल्क के अंदर अमेरिका के खिलाफ नफरत है, नारे लगते हैं, झंडे जलाए जाते हैं। लेकिन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वहां ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। उनके जो अपने एजेंट होते हैं वो उनके साथ कमिटेड हैं। वो कहते हैं as long as they protect our interest and they serve us better, we don't care about the political slogans. हालांकि खान साहब ने नई कौम को जिहाद का सबक दिया और जिस तरीके से नारे लगवाए अमेरिका के खिलाफ, वो उसकी आवाज यहाँ वाशिंगटन DC तक आती रही है। और उसमें मैं समझता हूँ अमेरिका का नुकसान तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम का चूरन पेच कर जो जवान नस्ल को खराब किया है, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, अमेरिका को नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और तार साहब ये जो इमरान खान कर रहे हैं, आपने जिस तरह कहा कि वो तो एक जिसे कहते हैं ना, हर वो काम करते हैं जिससे वो समझते हैं कि रियासत जो है वो कमज़ोर हो और चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ें। तार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका के सीक्रेट दौरे पे हैं और मेरी कुछ उनके पार्टी के लोगों से बात भी हुई। उन्होंने कहा किसी कोई कहता है न्यूयॉर्क है, कोई कहता है LA गए हुए, कोई कहता है लॉस एंजलिस है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। अभी वो जापान गए हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम तो चाइनीज़ डेट ट्रैप में नहीं हैं। तो तारड़ साहब, ये जो बात है कि हम चाइनीज़ डेट ट्रैप में नहीं है, कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो 30% कर्जा वो है ही चाइना का, और लेकिन हुकूमत हमारी मानने को तैयार नहीं है। कल मैं देख रहा था चाइनीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो इंटरव्यू शेयर कर रहे थे और कह रहे थे देखो आपका वज़ीर ख़ारजा कहता है हम तो डेट ट्रैप में नहीं है। तो तारड़ साहब, क्या वक्त नहीं आ नहीं गया कि हम सच बोलें, या क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और वो चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते? पहले इमरान खान ने चाइनीज़ को नाराज़ कर लिया, अब आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान को किस एंगल से ये भी देखते हैं कि ये सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान चाइनीज़ डेट ट्रैप में है, अमेरिका को भी पता, IMF को भी पता, और एक तो शिक ये भी है ना कि IMF हमें इस वजह से पैसा नहीं दे रहा था कि आप हमें ये क्लियर करें कि आपने कितना चाइनीज़ पैसा देना है और आप ये पैसा चाइना को नहीं देंगे। सो आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बिलावल साहब की ये जो स्टेटमेंट है कि हम चाइनीज़ डेट ट्रैप में नहीं है? सर देखें, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। एक तो अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो साहब का जो सारे दौरे और बयानात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ये अंडर ट्रेनिंग है ना, बिकॉज ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर अंडर ट्रेनिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर्स एक्सपेंस। बल्कि उसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, लतीफ खोसा साहब अगले दिन किसी चैनल पर थे तो उन्होंने फरमाया है कि मैं सबसे बड़ा नाकिद था कि बिलावल भुट्टो को जो चेयरमैन है पार्टी का, उसको कैबिनेट में नहीं होना चाहिए था, ही शुडंट हैव वर्कड अंडर शहबाज शरीफ। लेकिन उनको जवाब ये दिया गया है कि बिकॉज इसको गवर्नमेंट के खर्चे पे घूमने फिरने दो, उसको बाहर सैर सूर करने दो। तो पहले तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब चाहे लॉस एंजलिस चले जाएं, चाहे न्यूयॉर्क आ जाएं, DC आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिप्रेजेंट जिस चीज को करते हैं वो डजंट हैव इट। रीजन ये है, देखें ना, फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे ख्याल में आपकी फॉरेन पॉलिसी तो मुझे तो नजर नहीं आई आज तक। आपकी तो डॉलर बेस्ड पॉलिसी है, जहां से डॉलर मिल गया आप उनके साथ है, तो आप पॉलिसी किस चीज की है? हाँ, वो स्पीचेस देने, इंग्लिश पॉलिश कर रहे हैं, अपनी लोगों से अपनी वालदा की रिलेशनशिप रिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उनके कान में किसी ने कह दिया है, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने, कह अगली बारी तेरी, तो उसको वो कर रहे हैं। वो पता नहीं अब क्या बनता है उसमें, लेकिन उनके दौरों का मेरी नजर में कोई सिग्निफिकेंस, कोई उसका कुछ भी असर दुनिया को कोई नहीं है। पाकिस्तान को भी क्या होना जिनकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं। जिस तरह मैंने एक दफा किसी आपके एक कॉमर्स मिनिस्टर थे किसी एम्बेसी में, एंड ही वाज वेरी रूड टू द पीपल, तो मैंने कहा तुम उस मुल्क के उस एम्बेसी के कॉमर्स मिनिस्टर जिनकी इकोनॉमी कोई नहीं, तो ये वो हालात है कि तो इसका क्या फर्क पड़ता है? अब उसमें आप चाइनीज डेट की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि खास
कई चीजें बिलावल साहब कहते हैं इनका फॉरेन ऑफिस ही नहीं इनके साथ एग्री करता। कई चीजें ऐसी मिसालें दी जा सकती। कई दौरों पर गए होते हैं, फॉरेन ऑफिस को ही नहीं पता होता हमारा फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है। क्योंकि उसकी वजह ये मैं बताना चाहूंगा ना, इस वक्त आपकी कैबिनेट के हालात क्या है। आपकी इस वक्त कैबिनेट जो है, मिनिस्ट्रियां जो है वो 12-13 पार्टियों ने आपस में तकसीम की है, और हर एक जो है उसका मंशूर अलग है, हर एक का मंशूर अलग है। और एक मिनिस्ट्री का दूसरी को कोई खबर नहीं उसके अंदर क्या हो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपकी गवर्नेंस के हालात बहुत खराब है। गवर्नेंस है ही नहीं, मौजूद है इस वक्त गवर्नेंस नहीं है। आप पता नहीं अभी तक जो है पूरी दुनिया, मुझे तो खैर, आपको तो मुझे तो पता है कि अल्टीमेटली कहां से ऑपरेट हो रहा है पाकिस्तान, लेकिन दुनिया कंफ्यूज और नर्वस है। दुनिया को बिल्कुल कुछ पता नहीं है, कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दुनिया के अंदर हाइब्रिड सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे ये बात जरूर करना चाहूंगा चीमा साहब, फ्यूचर में जो डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया जा इसी डायरेक्शन में रही है। जमहूरियत अब नजर नहीं आएगी, आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। मैं अमेरिका की मिसाल देता हूं आपको, $6.5 बिलियन इन्होंने दे दिया, अगले दिन यूक्रेन को कह दीजिए हमें पता ही नहीं गया किधर। $6.5 बिलियन। कोकेन पकड़ी गई है व्हाइट हाउस के अंदर से, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं ये कहां से आई है। अगर व्हाइट हाउस के अंदर की कोकेन की आपको समझ नहीं आती, आपके कैमरे और हर चीज वहां लगी है, तो यूक्रेन में आप क्या करने जा रहे हैं अभी? आप ताइवान को किस तरह बचाएंगे जब व्हाइट हाउस के अंदर की खबरें नहीं है आपके पास? या फिर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जो आप मुसलसल बना रहे हैं। तो उसमें मैं और दूसरा, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को यहाँ पे एज ए केजीबी स्टाइल यूज किया जाता है, ये ज्यादती है। प्रेसिडेंट साहब ने अगले दिन जो अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो बाइडेन साहब ने कहा है कि दीज कोर्ट्स आर नॉट नोबल। अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने उसको दाग दिया, फायर उसके ऊपर। कौम को मैसेज ये दिया है कि स्टैंड अप अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। और जो दूसरी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, इस वक्त जो कंजर्वेटिव है, उनके बारे में हमारे प्रेसिडेंट साहब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, होम ग्रोन टेररिस्ट। आपके साथ अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता, तो आप उसको कहते हैं ये होम ग्रोन टेररिस्ट है। तो ये वन पार्टी रूल की तरफ जाया जा रहा है, सारी दुनिया उधर ही जा रही है, क्योंकि चाइना का जो मॉडल था वो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। यूक्रेन, आप देखें, सबसे बड़ी बात फ्रांस के अंदर मैक्रॉन ने जिस तरह किया है कि उसने पेंशन की एज बढ़ा दी 67। जिस तरीके से नेतन्याहू ने इजराइल के अंदर अपनी कोर्ट्स के जो है वो उसके खिलाफ खुद ही उसने फैसले लेने शुरू करे। तो वन पार्टी रूल, जो पार्टियां सिटिंग इन गवर्नमेंट, दे वांट टू एंजॉय अनलिमिटेड पावर which is a wrong phenomenon, और this is developing everywhere मेरे ख्याल में। और उसमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आज तक जमहूरियत के करीब से नहीं गुजरा। उसकी वजह यह है कि मैं कल परसों कुछ भारतीय दोस्तों के साथ बैठ के चीजों को देख रहा था, तो फाउंडेशन ऑफ इंडिया देख रहा था, और कई चीजें उसमें डिस्कस हुई जिनके आज फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग इट। और मैं उसके ऊपर खासकर गांधी साहब के मैंने कैरेक्टर को बड़ा डिस्कस किया गया। मैं नेहरू साहब के भी बड़ा फैन हूं, मैंने उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन फाउंडेशन इंडिया की जो थी वो नेहरू साहब ने बड़े सही तरीके से उन्होंने उसकी ले डाउन की थी। उसके बाद मैंने बल्कि यहां तक देखा, राजीव गांधी ने कंप्यूटर को किस तरीके से लेकर आए थे इंडिया के अंदर। लोग उनके खिलाफ, हर लीडर के अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। ये सारी चीजें डिस्कस की। तो वर्सेस मैंने डिस्कस किया उसमें चीजों को कि हमने शुरू के 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 10 साल के अंदर। 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। फिर उसके बाद हम अल्लाह ताला के फजल से हम डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर चले गए, जिसके फाउंडर अयूब खान थे, और हम उस फेज से निकले नहीं। और मैं कोई उसमें हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वाले भी हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान के बारे में सोचते क्यों नहीं? आपको इस वक्त मेजर सर्जरी की जरूरत है, तड़प रहे हैं आप, ब्लीडिंग जारी है, लेकिन जो आपका डॉक्टर पास खड़ा है, और मेरे ख्याल में सिगरेट उसने मुंह में लगा रखा है, वो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं चाहता। मैं उसका जवाब देता हूं आज। आप मेरी मायूसी आज क्यों इतनी ज्यादा फिर बढ़ रही है? ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों में, और उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान पे हमला करने वालों को सख्ती से डील किया जाएगा। लेकिन परसों एक और खबर आ चुकी है, इमरान खान साहब की केस जो है
वो दहशतगर्दी अदालत जो है वो करेगी। और वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं, मुझे बुलाएं, मैं बताऊं। नहीं, मैं बता देता हूं ना, ये वो अदालतें हैं जिनमें अंदर पेश होते हैं तो वो कहते हैं अम्मी जान आपको सलाम कह रही हैं। मर्सिडीज में आना पसंद करेंगे कि रेंज रोवर भेजें? आप सरीना में ठहरेंगे कि सरकारी रेस्ट हाउस में ठहरेंगे? 16 मिनटों में 16 जमानतें देंगे आपको? आप तो मुर्शिद हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ गए हो, आओ आओ, बैठो, मैं खुलवा मेरी कुर्सी पे बैठोगे कि उत्ते बैठोगे? ये कौन हो? तो उनके सामने अगर एस्टेब्लिशमेंट हथियार डालती नजर आ रही है तो मेरे जैसे, हम जैसे लोग जो अच्छे पाकिस्तान के ख्वाब देख रहे हैं, पहले इसने एक दफा नया ख्वाब का नारा लगाया, तकाई खब्बी तो मारी सजी ने, आज एक बार एक बंदे ने कहा नहीं जी मैं पाकिस्तान सीधा करने लगा, तो आज फिर तुम एक स्टेप पीछे होने लगे हो। ISPR ने एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे जा रहा है। तो हमारे जैसे लोग यहाँ क्या सोचेंगे फिर, जिनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जिनको सिर्फ दुख ये है कि आप पस्तियों से नीचे जाते जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं जब रीजन में कंपेयर करता हूं तो आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ये बताएं, मैं आज चीमा साहब आपसे एक क्वेश्चन मेरा बल्कि आपके जरिए आपके देखने वाले सबसे है, मैं एक वकील का लड़का हूं, मैं खुद वकील हूं, वकीलों का कजन हूं, आज वकील का बाप हूं। चीफ जज का यूट्यूबर जर्नलिस्टों से मिलना बनता है कि नहीं बनता? आई विल रेस्ट माय केस। मैं इस पे एक लफ्ज नहीं दोबारा बोलूंगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि व्हाई ही मेट द यूट्यूबर्स, और अगर वहां जो बातें हुई हैं वो ठीक हैं तो रात को सोता किस तरह वो जाने, और फिर सर्जरी क्यों नहीं कर रहा? जो सर्जन है, जो हार्ट सर्जन है, चारों की चारों आर्टरियां ब्लॉक है आपकी, वो सर्जन सर्जरी क्यों नहीं करता? सर्जन पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान नहीं, फिर क्या है? ये क्या मजाक है? 47 में इतने लोगों को बर्बाद किया आपने, ख्वाब दिखाया, आओ इस्लाम, 2 नेशन थ्योरी, रोज थप्पड़ मारते हो आप उन लोगों को, रोज दलील करते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मजाक फिर बंद करो इनके साथ। मानो गलती हो गई थी 47 में, ये कहो फिर, अगर इसको चला नहीं सकते हो तो कन्फेशन कर लो कि हमसे गलती हुई थी, आगे चले, आगे चले। नहीं तार साहब, क्या गलती हुई? ये जो फाइलों में पाकिस्तान बनाया या कैसे आप इसको? ये फाइलों में पाकिस्तान, फाइलों में पाकिस्तान है। मैं चैलेंज करके बार बार जो कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे पढ़ के पूरी दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और सारी जो 500 साल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी तालीम और आइडियोलॉजी आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, आपको इंसान बनाने से वो कासर है। गलती नहीं तो और क्या है? आपने ट्वीट की थी कल, ये मैंने ट्वीट की थी और 15-16 हजार लोगों ने देखी है वो ट्वीट। जवाब दे, मेरे साथ आर्गू करें, मैं वकील हूं, मुझे कन्विंस करें, आर्गूमेंट करें मेरे साथ। क्या वजह है कि आप इन इंस्टीट्यूशन से मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं और अजय बंगा पैदा नहीं हो रहा उस लैंड के ऊपर? ये चैलेंज है मेरा, जवाब दें इसका मुझे। लेकिन चीमा साहब हद है यार, फिर गलती मानने के 47 में गलती की हमने, दुख है, हम चलाने से कासर है, हमसे गलती हो गई थी बनाने की, मान ले इस बात। और इस्लाह हमेशा गलती मानने से होती है। लेकिन तारड़ साहब, अभी तो ये जो कुछ भी है चलाना तो पड़ेगा ना, ये तो नहीं है कि चल तो देखिए, इमरान खान ने कहा $3 अरब ना दे, जाया कर रहे हैं उनको। चीमा साहब, मुझे बात यह है, मुझे कई मेरे पाकिस्तानी जज्बाती भाई कह देते कहते मुल्कां नूं कुछ नहीं होंदा, तारड़ साहब मुल्कां नूं कुछ नहीं, और मैं क्या, मुल्क तो सोमालिया भी खड़ा है ना यार, सोमालिया गया कहीं, कांगो गया कहीं, अफगानिस्तान कहीं गया? जाते कहां है मुल्क? जाते कहीं नहीं है, सिसक सिसक के मरते हैं। 300 लोग उनके किश्तियों में ग्रीस के बाहर डूबते मरते हैं। फिर वो लानत है आपके सिस्टम के ऊपर, थप्पड़, बहुत बड़ा तमाचा है आपके मुंह में, वो जो 300 बंदा मरा ग्रीक के साइलों के ऊपर। ये होता है, होता कुछ नहीं है मुल्कों को। मैं ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों को आज जानता हूं जिनके पास करप्शन का इतना पैसा है, उनको पता नहीं है उस पैसे के साथ क्या करें। कभी गाड़ियां लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी घर बनाते हैं, कभी जहाज लेते हैं, कभी, इतना बेहया और करप्ट पैसा पाकिस्तान में इतना ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते। और मैं बता रहा हूं, सबको पता है, सबको पता है। टोरंटो के अंदर किन किन के महल है, सबको पता है। लंदन में किन किन की प्रॉपर्टी है, इनको सबको पता है।